सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए वीडियो को दिखाते हुए एक बार फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन जेल में ऐशो आराम कर रहे हैं और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और दावा किया कि इस मुद्दे से आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है। लगने के बावजूद भी कि नाबालिग बच्चियों का बलात्कार का आरोपी है मालिश करने वाला, एक आवाज सुनिए आपने इनकी, ये क्रांतिकारी है, बेनकाब हुए बुरी तरीके से और अरविंद केजरीवाल के लिए जवाब देना नहीं बन रहा। मेघालय की राजधानी शिलोंग में बीती रात असम नंबर की एक गाड़ी को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद ये गाड़ी धू धू कर जलने लगी और दूर तक लपटें दिखाई दी। गाड़ी में आगजनी को असम मेघालय सीमा पर कल हुई फायरिंग की प्रतिक्रिया माना जा रहा है, जिसमें मेघालय के जयंती हिल्स जिले के 5 लोगों समेत 6 की मौत हो गई थी। फायरिंग के बाद नाराज लोगों ने शिलोंग के झुलुकपुरा में असम नंबर की एक गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में आगजनी के बाद काफी देर तक लपटें उठती रही। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। इस बीच असम सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है। राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी बात की है। We have referred the investigation to CBI. SP has been transferred. Local police and forest officer has been placed under suspension. आरोप है कि असम मेघालय सीमा से सटे जंगल में कुछ लोग मंगलवार को तस्करी करके लकड़ी ले जा रहे थे। असम पुलिस ने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसके बाद असम पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावरों पर काबू पाने के लिए कई राउंड फायरिंग की। असम पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष में 6 लोगों की जान चली गई। फायरिंग के बाद मेघालय के सीएम कोनराड संगमा आर पार के मूड में नजर आए। उन्होंने जानकारी दी कि मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास ले जाया जाएगा और सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की मांग की जाएगी। We will be officially informing him about the firing incident that took place in Mokro village. And we will be demanding that an investigation be made by the central agency, either NIA or CBI. असम सीमा पर फायरिंग के बाद मेघालय के कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी। फिलहाल राज्य में एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और प्रभावित इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। मेघालय सरकार ने हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में राष्ट्रगान नहीं गाना ईरान के खिलाड़ियों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के कई कट्टरपंथी नेताओं ने देश के भीतर फुटबॉलरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेहरान सिटी काउंसिल के प्रमुख मेहंदी कामरान ने कहा कि राष्ट्रगान और झंडे का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि खिलाड़ियों की ईरान लौटते ही यहां की सरकार कड़ी सजा सुना सकती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रगान नहीं गाने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल भी भेजा जा सकता है और उनके फुटबॉल खेलने पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरानी फुटबॉलर्स का समर्थन मिलते ही ईरान की महिलाओं ने हिजाब विरोधी प्रदर्शन और तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान में अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, क्योंकि थल सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। जबकि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बहाली के लिए पाकिस्तान सेना ने शाहबाज सरकार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक लिस्ट भी सौंप दी है। इस लिस्ट में 6 नाम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में पाकिस्तान सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का, जो पाकिस्तान सेना में एक 3 सितारा जनरल है और वर्तमान में रावलपिंडी कोर के कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। तीसरे नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, जो पाकिस्तान सेना में एक 3 स्टार रैंकिंग जनरल है और वर्तमान में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में कार्यरत है। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद का नाम है। इन्हें अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट किया गया था। 5वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम है। ये पाकिस्तानी सेना की बलोच रेजिमेंट के 3 स्टार जनरल हैं और फिलहाल बहावलपुर कॉर्प्स कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। जबकि 6ठे नंबर पर मोहम्मद आमिर का नाम है, जिनको पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह
कानून मंत्री अयाज सादिक की उपस्थिति में अगले सेना प्रमुख और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए शहबाज शरीफ के नेतृत्व में एक बैठक भी हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 48 घंटे के भीतर यानी 24 से 25 नवंबर के बीच नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि 6 नामों में से रेस में कौन आगे है, लेकिन इतना जरूर बताया कि सहयोगी दलों के साथ मीटिंग के बाद बहुत जल्द नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। उसका इदराक है हमें, तो वी विल प्रिवेंट दैट। जो आप बात कर रहे हैं कि अनड्यू डिले नहीं होगी, मैं आपको आज 22 है ना, आज 22 है, तो मैं आपको आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अनदर 48 आवर्स, यू नो। वहीं बुधवार की सुबह पाकिस्तान की सरकार को समरी मिल गई, जिसके बाद नए आर्मी चीफ की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 24 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे और उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये आधिकारिक मुलाकात नहीं होगी। उधर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी भी नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर मैदान में कूद पड़ी और कहा कि नए आर्मी चीफ का सिलेक्शन ऐसे हो रहा है जैसे क्लब क्रिकेट का कप्तान चुना जा रहा हो। इस तरह तो आप क्लब क्रिकेट के कप्तान को नहीं चुना जाता, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि फौज के सरबराह के ऊपर एक पूरा तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 243 के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चयन संघीय सरकार की जिम्मेदारी है। 2016 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 61 वर्षीय जनरल बाजवा को पाकिस्तान के सशस्त्र बलों का नेतृत्व करने के लिए चुना था। 4 सितारा जनरल बाजवा को बाद में थल सेनाध्यक्ष के रूप में 3 साल का विस्तार भी मिला था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कानून के तहत मौजूदा प्रधानमंत्री को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुनने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सारांश यानी कि समरी के रूप में 4 से 5 वरिष्ठतम लेफ्टिनेंट जनरलों की एक लिस्ट मिलती है। जैसे ही समरी को ट्रांसफर किया जाता है, सेना, सरकारी अधिकारियों और उनके सहयोगियों के साथ चर्चा शुरू हो जाती है। देश और पाकिस्तानी सेना की सफलता के लिए सबसे अनुकूल माने जाने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री एक अफसर का नाम फाइनल करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, जहां से मोहर लगने के बाद नए आर्मी चीफ का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाता है और उसकी बहाली भी हो जाती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार चाहे तो किसी मेजर रैंक के अधिकारी को भी प्रमोट करके आर्मी चीफ बना सकती है। हालांकि ऐसा करने पर सेना में बगावत की आशंका बनी रहती है। यूपी के बरेली में बीजेपी के एक स्थानीय नेता पर एक दंपति और उनकी बेटी से मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और इसी सिलसिले में बीजेपी नेता के कुछ समर्थक पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे और हंगामा करते दिखे। लोगों ने घर में रखा सामान तहस नहस कर दिया। पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता अर्जुन अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ आए और एक कमरे में बंद कर उनके साथ मारपीट की। 20 से 25 लोग थे और मेरे को बहुत मार कुटाई की और ये अर्जुन अग्रवाल लेके आए थे उनको। बीजेपी नेता पुलिस की मौजूदगी में भी हंगामा करते रहे और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। पीड़ित दंपति की बेटी ने भी पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए। मैं कोतवाली गई, ARO के पास गई, SSP ऑफिस में, उन्होंने कहा हम भेज रहे हैं। जब मैं घर में पहुंची सारी पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है, जबकि मेरे मम्मी पापा को अंदर बंद किया हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद प्रॉपर्टी का है, जिस पर दोनों पक्ष अपना हक जता रहे हैं। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने और इंसानों के रहने की बातें तो बरसों से होती रही है, लेकिन अब नासा का दावा है कि चांद पर रहने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक अब से 8 साल बाद यानी 2030 तक इंसान चांद पर रह सकेंगे। नासा ने यह ऐलान हफ्ते भर पहले लॉन्च हुए मून मिशन आर्टेमिस 1 की सफलता के बाद किया है। नासा अगले 3 वर्षों में मून मिशन को बाकी 2 चरण आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 भी लॉन्च करेगा। आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 के जरिए इंसानों को चंद्रमा भेजा जाएगा और आर्टेमिस 3 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे और वहां पर चहलकदमी भी करेंगे। इसी क्रम में नासा ने दावा किया है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकेगी कि इंसान चांद पर रह भी सकेंगे। नासा का कहना है कि 2030 तक बहुत सारे रोवर भी चांद पर पहुंच जाएंगे जो वहां रहने वाले इंसानों की मदद करेंगे। नासा के मुताबिक चांद पर रहने वाले इंसान रोवर्स की मदद से कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे।